नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। बाइनेंस के मूव का असर, बीटीसी ईटीएच में दिखी गिरावट। एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने इंसॉल्वेंसी की अफवाहों का किया खंडन। बिटकॉइन माइनर आइरिस एनर्जी को $103 मिलियन इक्विपमेंट लोन्स पर करना पड़ रहा है डिफॉल्ट क्लेम का सामना। डोजकॉइन के फाउंडर ने कही डोज द्वारा कार्डानो का इस्तेमाल किसी भी चीज में नहीं करने की बात। लग्जरी वॉच मेकर रोलेक्स ने क्रिप्टो और एनएफटी संबंधित सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किया फाइल। डेरिवेटिव हैकर्स ने चोरी हुए ईथर टोर्नाडो कैश क्रिप्टो मिक्सर में किए मूव। फरवरी में MRCA क्रिप्टो बिल के लिए वोटिंग है अनिश्चित, यूरोपियन यूनियन। यूके बैंक सेंटेंडर क्रिप्टो एक्सचेंजों के पेमेंट्स को करेगा ब्लॉक। EU कमिश्नर ने कही CBDC के लिए ग्लोबल रेगुलेशन की आवश्यकता की बात। बैंक ऑफ कोरिया ने CBDC के साथ NFT ट्रेडिंग रेमिटेंसेस का किया परीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को ग्लोबल मार्केट कैप 0.8% घटकर $1.03 ट्रिलियन हो गया, क्योंकि बाइनेंस द्वारा $500 बिलियन मूल्य के FTT टोकन्स बेचने की बढ़ती चिंताओं ने निवेशकों में डर पैदा कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने बचे हुए सभी FTT टोकन्स बेचने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार बाइनेंस के पास लगभग 23 मिलियन FTX टोकन है, जिनकी कीमत मौजूदा कीमतों पर लगभग $529 मिलियन है। ऐसे में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि बिटकॉइन S&P 500 के साथ ज्यादा कोरिलेशन साझा कर रहा है। वॉल स्ट्रीट पर किसी भी असमान स्थिति से क्रिप्टो मार्केट्स में आगे चलकर एक मेजर क्रैश हो सकता है। एक हायर इंटरेस्ट रेट ट्रेडिशनली रिस्क ऑन और इक्विटी और क्रिप्टो जैसी वॉलेटाइल एसेट्स के लिए मंदी है, क्योंकि इसका कॉस्ट बोरो कैपिटल लाने के लिए ज्यादा है, जिसके रिजल्ट में US में मनी का फ्लो होता है। इन सब के बीच बिटकॉइन मार्केट कैप द्वारा सबसे बड़ा क्रिप्टो पिछले 24 घंटों में 1.7% नीचे जाने के साथ करंटली $20,600 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो को 0.8% नीचे जाते हुए $1,570 पर ट्रेड करते देखा गया। जैसा कि वीकेंड में बिलियनियर सैम बैंकमैन-फ्राइड के FTX क्रिप्टो एक्सचेंज की सॉल्वेंसी के बारे में स्पेकुलेशन लगाई गई, जिसके बाद FTX के CEO ने 7 नवंबर को ट्वीट किया कि FTX ठीक है, एसेट्स भी ठीक हैं। उन्होंने कहा FTX के पास सभी क्लाइंट होल्डिंग्स को कवर करने के लिए काफी है। हम क्लाइंट एसेट्स को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम सभी विड्रॉल्स की प्रोसेस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। FTX सिस्टर कंपनी अलामीडा रिसर्च की बैलेंस शीट को रिवील करने वाली स्टोरी FTX के नेटिव एक्सचेंज टोकन FTT से लोडेड थी। इसने अलामीडा के CEO कैरोलीन एलिसन और बाइनेंस के CEO CZ ने के बीच एक पब्लिक स्पैट को स्पार्क दिया, जो FTT टोकन के एक बड़े ओनर भी हैं। उस रिपोर्ट में रिविलेशंस को ध्यान में रखते हुए CZ ने कहा कि उनका एक्सचेंज अपनी बुक्स पर किसी भी बचे हुए FTT को लिक्विडेट करना शुरू कर देगा। एलिसन ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया, ये कहते हुए कि अलामीडा FTT बाइनेंस की कोई भी अमाउंट खरीदने के लिए तैयार थी, उसे हर $22 के लिए अनलोड करना चाहता था। कंपनी ने सोमवार को कहा कि बिटकॉइन माइनिंग फर्म आइरिस एनर्जी को अपने लेंडर के दावों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने 2 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स द्वारा रखे गए $103 मिलियन के इक्विपमेंट लोन्स पर डिफॉल्ट किया। सोमवार को US सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के साथ फाइलिंग के अनुसार डिफॉल्ट के नोटिस का कारण, जिसे लेंडर ने 4 नवंबर को माइन के लिए भेजा था, कंपनी डेट इन क्वेश्चन के लिए गुड फेथ रीस्ट्रक्चरिंग टॉक्स में शामिल होने में फेल रही है। सोमवार की फाइलिंग में कहा गया है कि क्योंकि आइरिस इस तरह की चर्चाओं में शामिल होने में विफल रहा है, लेंडर दावा कर रहा है कि ओरिजिनली अक्टूबर 25 के लिए निर्धारित पेमेंट्स पर डिफॉल्ट हुआ है।
जैसे फाइलिंग जारी रही, लेंडर एक एक्सेलरेशन क्लॉज को ट्रिगर करना चाहता है, जिसका मतलब है कि वह पूरे प्रिंसिपल और एक्रूड इंटरेस्ट के तत्काल भुगतान की मांग कर रहा है। ऐसे में आइरिस ने कहा कि वह 4 नवंबर को नोटिस में लेंडर द्वारा लगाए गए आरोपों से असहमत है। समीक्षा करने के लिए 2 नवंबर को आइरिस एनर्जी ने कहा कि विचाराधीन बिटकॉइन माइनिंग मशीन संबंधित डेट ऑब्लिगेशंस को कवर करने के लिए पर्याप्त कैश को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। कंपनी ने उस समय कहा था कि अगर 8 नवंबर तक डेट के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए चर्चा में कोई समझौता नहीं होता है तो ये 2 SPVs द्वारा आयोजित डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। डोजकॉइन के को-क्रिएटर बिली मार्कस ने 6 नवंबर को एक ट्वीट में कहा कि डोजकॉइन किसी भी चीज के लिए कार्डानो का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये कार्डानो के CEO चार्ल्स हॉस्किंसन के रीसेंट प्रपोजल के रिस्पॉन्स में आया है, जिसमें डोजकॉइन को कार्डानो साइड चेन बनाने का प्रपोजल है, ताकि अगर एलॉन मस्क ने ट्विटर डोज को इंटीग्रेट करने का फैसला किया तो इसे ट्विटर ट्रांजैक्शंस के लोड को हैंडल करने के लिए स्केल किया जा सकता है। जबकि हॉस्किंसन का दावा है कि प्रपोजल एक ऑलिव ब्रांच है, जिसके बारे में डोज के को-क्रिएटर को संदेह है। मार्कस ने समझाया कि उनका स्केप्टिसिज्म हॉस्किंसन के उन बयानों से सामने आया है जो डोज को उनके जीवन के काम का मौखरी बताते हैं। वर्ल्ड की लीडिंग वॉच डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक रोलेक्स ने हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और NFT ऑफरिंग की एक सीरीज लॉन्च करने की प्लानिंग का खुलासा किया गया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट बार मेंबर और लाइसेंस ट्रेडमार्क अटॉर्नी माइक कॉन्डुडिस के अनुसार ब्रिटिश फाउंडेड लग्जरी वॉच मेकर ने 31 अक्टूबर को सीरियल नंबर 976558284 के साथ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है। एकम्प्लिश्ड USPTO लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार रोलेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और एक डिजिटल एसेट वॉलेट से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने का भी इरादा रखता है। $28 मिलियन डेरिवेट हैक के बाद अननोन एक्सप्लॉइटर डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी मिक्सर टोर्नाडो कैश का उपयोग करके चोरी की गई फंड्स को मूव कर रहा है। डेरिवेट हॉट वॉलेट हैकर ने टोर्नाडो कैश में 1610 ईथर या लगभग $2.5 मिलियन ट्रांसफर किए। डेरिवेट के हैक होने के कुछ ही दिनों बाद फंड्स को 17 ट्रांजैक्शंस में ट्रांसफर किया गया था। पहला आउटगोइंग ट्रांजैक्शन 5 नवंबर को हुआ था। टोर्नाडो कैश को ट्रांसफर फंड्स हैकर के एड्रेस पर चोरी किए गए टोटल ETH का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें ये लिखते वक्त बैलेंस $11.8 मिलियन है। 2 नवंबर को हैकर ने 9080 ETH को एड्रेस पर भेजा। 5 नवंबर को ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पेक्शील्ड ने सबसे पहले आउटगोइंग टोर्नाडो कैश ट्रांजैक्शंस की सूचना दी। क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन में यूरोप के लैंडमार्क मार्केट्स को कम से कम अगले फरवरी तक इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि EU के लॉ मेकर्स ने इसकी लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी के कारण रेगुलेशन पर वोटिंग में देरी की है। लॉ मेकर्स ने पहले दिसंबर की डेडलाइन सेट की थी। देरी से रेगुलेशन को रोकने की संभावना है, जो रिटेल क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के साथ इंडस्ट्री के लिए निश्चितता के लिए ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अक्टूबर में पब्लिश्ड फाइनल वर्जन के साथ बिल के टेक्स्ट को जून में अप्रूव किया गया था। अगले साल यूके बैंक सैंटेंडर ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को रियल टाइम पेमेंट्स पर रोक लगाने की योजना बनाई है। कस्टमर्स को किए गए मेल के अनुसार इस मूव का एम कस्टमर्स को स्कैम से बचाना है। सैंटेंडर ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि 2023 में चेंज कब इफेक्ट होगा। शॉर्ट टर्म में बैंक ज्यादा लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स लगाएगा। 15 नवंबर से शुरू होने वाली किसी भी रोलिंग 30 दिन की पीरियड में 3000 पाउंड की टोटल लिमिट के साथ मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को पेमेंट्स के लिए ट्रांजैक्शन 1000 पाउंड तक लिमिटेड होगा। हालांकि नए रूल्स का कस्टमर्स के फंड्स विड्रॉ करने की एबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 7 नवंबर को यूरोपियन यूनियन कमिश्नर पाओलो जेंटिलोनी के अनुसार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को स्टेट बैक्ड मनी को दूसरे कंट्रीज की सोवरेनिटी का उल्लंघन करने से रोकने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के नेटवर्क की आवश्यकता हो सकती है। 27 नेशन ब्लॉक यूरो के डिजिटल वर्जन पर विचार कर रहे हैं, लेकिन पहले इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर से पेमेंट्स के लिए डिजिटल यूरो कैसे काम करेगा। अक्टूबर 2021 में 7 मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के ग्रुप ने चेतावनी दी
कि जो कंट्रीज अपनी फियाट करेंसी के डिजिटल वर्जन्स डेवलप कर रहे हैं, उन्हें दूसरे जुरिस्डिक्शंस पर चलने से सावधान रहने की आवश्यकता है। बैंक ऑफ कोरिया ने एक प्रोग्राम डेवलप और टेस्ट किया है जो दूसरे देशों से अलग अलग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को जोड़कर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की सुविधा प्रदान करता है। सेंट्रल बैंक ने हाल ही में एक डिजिटल साउथ कोरियन वन में 10 महीने का एक्सपेरिमेंट पूरा किया था, जिसके बारे में गवर्नर शैंग योंग री ने सितंबर के एक भाषण में खुलासा किया। प्रोजेक्ट के दौरान बैंक ने नॉन फंडेबल टोकन्स खरीदने के लिए अपने CBDC के इस्तेमाल का भी टेस्ट किया था। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।